गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं लेट हो गया एक्चुअली। रात को मैं एक पार्टी में गया था, बर्थडे पार्टी में गया था। तो मेरे बहुत ही क्लोज एक्चुअली शैल दीदी जो पढ़ाती है ना बायोमेंटस में, शैल मैडम, उनके बड़े भैया हैं शेखर भैया। इनको मैं तब से जानता हूं जब मैं कॉलेज टाइम में था, मतलब मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में था, तब से जानता हूं क्योंकि शैल दीदी ने मुझे पढ़ाया हुआ है। शैल मैडम ने मुझको जो है वो बॉटनी पढ़ाया हुआ है 1995 में, 1995 में। और उस जमाने में शैल मैडम जो है वो तैयारी कर रही थी किसकी, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, आईएफएस की, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। तब वो अपना खुद भी पढ़ती थी और हम लोगों को पढ़ाया करती थी। तो उन्होंने मतलब समझ लीजिए कि उन्होंने जो बच्चे उस समय 1994-5 में उन्होंने जो स्टूडेंट पढ़ाए हैं वो मतलब सारे के सारे जो है अभी बड़े बड़े डॉक्टर बन चुके हैं वो सारे लोग, ठीक है। सबने बढ़िया अच्छी रैंक पे वो सब सिलेक्ट थे उस जमाने में। और उस समय बहुत कम सीट थी एमबीबीएस में, कंपटीशन भी काफी अधिक था। सीटें कम होने से कंपटीशन अपने आप बढ़ जाता है। खैर, तो उनके जो बड़े भैया शेखर भैया, वो उनके जरिए मेरे संपर्क में आए। और वो मतलब वो एक मैनेजमेंट पर्सन है एक्चुअली। इस समय वो एक डेलॉइट नाम की एक बड़ी कंपनी, उसको इंडिया में वो हेड करते हैं, पूरा इंडिया का काम वही देखते हैं उसका। तो डेलॉइट काफी बड़ी अमेरिकन कंपनी है। इसके पहले वो एक्सेंचर में थे, उसके पहले वो पेप्सी में थे। तो उनका बर्थडे था। जब भी मैं उनसे मिलता हूं तो बहुत सारी बातें सीखने मिलती है मैनेजमेंट को लेकर, ठीक है। मतलब लोगों को कैसे मैनेज करना। तो वो एक ही बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि हम सब ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनके अंदर अपना एक नेटवर्क होता है। और जब हमारा नेटवर्क जो है दूसरे के नेटवर्क से मैच करने लगता है ना, तो आदमी जो है वो ठीक से काम करता है, जुड़कर काम करता है, अटैच होकर काम करता है। और जो बड़ी कंपनियां होती है ना, वो बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करती हैं अपने एम्प्लॉइज के लिए, अपने स्टाफ के लिए। और वो जो इवेंट्स होते हैं ना, वो इवेंट बेसिकली उनके नेटवर्क को अपने नेटवर्क से मैच करने के लिए होते हैं वो। इसलिए आदमी, जब मैं देखा कि उनका बेटा जो है, उनका बेटा वो भी मैनेजमेंट से कुछ किया हुआ है, तो उसने जो है वो एक कंपनी है लेक्सस कंपनी, उसमें वो ज्वाइन किया हुआ है। तो बैंगलोर में उसकी पोस्टिंग है। तो ऐसी बात चल रही थी मेरी उससे। तो मेरे लेक्सस में ऐसा होता है, लेक्सस में ऐसा है, मेरी कंपनी ये करती है, हम लोग ने ये करने वाले हैं, हम लोग ये इंडिया में करने वाले हैं, हम वो इंडिया में। लेक्सस इज ए लग्जरी ब्रांड ऑफ टोयोटा, इट्स अ बिग कार ब्रांड। तो मैं देख रहा था कि उस बंदे में जो है वो अपनी कंपनी के लिए, मेरी कंपनी, मेरा ये जो अपनापन है ना, ये बहुत सारे लोगों में मिसिंग होता है। और यही अपनापन जो होता है ना, किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाता है। आप देखना, हमेशा वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं जिन ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ होता है ना, वो बड़ा कनेक्टेड फील करता है अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। खैर, ये तो मैंने एक जनरल मैनेजमेंट टिप दिया आपको। इस छोटे से एग्जांपल में एक टिप छिपा हुआ है कि जो है, आप चाहे हॉस्पिटल के लिए काम करते हो, आप जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हो, चाहे जिस भी चीज से आप जुड़े हो, उसको यदि अपना नहीं मानेंगे ना आप, तो फिर आप जो है उसके लिए उस फील्ड में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अपना मानने से आपके अंदर जो नेटवर्किंग होती है, कि जो ज्ञान का जो सोर्स वहां से आ रहा है, उसको आप ठीक से एब्जॉर्व कर पाते हैं। खैर, आज मैं आपको एक बड़ी अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाऊंगा, जो मैंने अभी हाल ही में जो है वो एक मैं कुमार विश्वास का कुछ एक सेशन देख रहा था, वहां मैंने उनसे सुनी है। और विंग्स ऑफ फायर एक बुक है एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, अग्निपथ नाम है बुक का शायद, है ना। इंग्लिश में लिखी है वो, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है। उसमें उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। अब्दुल कलाम साहब ने भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। कहते हैं श्री हरिकोटा को बनाने में उनका बड़ा योगदान है। तो अब्दुल कलाम साहब जो है वो यदि ना होते, तो इंडिया ने जो तरक्की मिसाइल के फील्ड में की है, कि आज हमारे पास में इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, कि हम कहीं से भी कहीं जो है वो मार कर सकते हैं। मतलब हम ताकतवर देश है क्योंकि हमारे पास में मिसाइल्स है। और वो मिसाइल्स हमने खुद इंडिया में बनाई, कोई ने दिया नहीं हमको, टेक्नोलॉजी पूरा हमने खोज कर बनाया। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो इसके मतलब समझ लीजिए कि मेन व्यक्ति है। अब इनकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी यह है, एक तो बैकग्राउंड में बहुत आवाजें आ रही है बीच के। कहानी यह है कि अब्दुल कलाम साहब जो है, उनका सपना था कि मैं जो है वो इंडियन डिफेंस में जाऊं, मैं मतलब डिफेंस फोर्स के अंदर जाऊं मैं, और मैं एयरफोर्स में जाऊं मैं। उनका सपना था कि मैं एयरफोर्स में जाऊंगा और मैं एक फाइटर पायलट बनूंगा। ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम साहब का सपना था। यदि मान लो मुझे एयरफोर्स नहीं मिला, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं फिर आर्मी के अंदर जाऊंगा, ठीक है। ऐसा उनके दिमाग में था। तो उन्होंने बहुत तैयारी किया, बहुत मेहनत किया उन्होंने, और वो फाइनली जो है वो अपने एनडीए का जो एग्जाम होता है, उस एनडीए के एग्जाम की तैयारी की उन्होंने। और वो एग्जाम निकालने के बाद जो फाइनल राउंड होता है, उसके लिए वो पहुंचे कहां पर, देहरादून पहुंचे वो।
देहरादून गए और उनके पास सोचो अब कि वो इतनी खराब परिस्थिति की पैसे ही नहीं थे उनके पास में, तो उन्होंने है ना किराए के लिए कि जाने में किराया लगेगा और किराया लगने के बाद में क्या होगा कि अपना जो है वो थोड़ा छोटा मोटा खर्चा होगा, तो वो पैसे उन्होंने अपनी बहन से रिक्वेस्ट किया। बहन ने चुपचाप से अपने हस्बैंड को बताया, अगर बहन ने जो है अपने गहने गिरवी रखे, किसी दूसरे से पैसे दिलवाए उनको, है ना, मतलब बहन के ज्वेलरी को गहनों को गिरवी रखकर पैसे लिए उन्होंने और वो पैसे लेके देहरादून आ गए। पूरा यकीन था कि मैंने बहुत मेहनत किया है और मेरा रिटर्न एग्जाम भी अच्छा निकला है, अब फिजिकल बचा है जो भी है ना, जो फाइनल जो टेस्ट होता है, इंटरव्यू जो भी है। तो वो जब गए देहरादून में तो वहां जाके उनको फाइनली मालूम चला कि वो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, वो नहीं होंगे सिलेक्ट। शायद उस समय इमीडिएट बता देते होंगे फिजिकल में कि भाई तुम हो अगले राउंड के लिए अंदर, तुम अगले राउंड के लिए अंदर नहीं हो टाइप से। तो वो बड़े उदास हो गए। वो पैसे बहुत थोड़े से थे, उनके खर्चे का ज्यादा अंदाजा था नहीं उनको, और मतलब ये था कि लौटने के किराए के पैसे भी नहीं बचे उनके पास। भाई कुछ एक आध दिन एक्स्ट्रा स्टे हो गया वहां पर, है ना, और वो सोच के जितना आए थे उससे की तुलना में देहरादून थोड़ा महंगा शहर था। तो मुद्दा ये है कि उनके पास लौटने तक के पैसे नहीं थे और वो सिलेक्ट भी नहीं हुए थे। बहुत उदास, ठीक है। वहां से वो किसी प्रकार से वो किसी से लिफ्ट मांग के किसी प्रकार से वो कहाँ गए, वो ऋषिकेश आ गए। वो अब ऋषिकेश में जो है वो कहते हैं साथी, ऋषिकेश में जो है वो घाट है, काफी सारे, गंगा नदी बहती है, ठीक है, बड़ा मनोरम स्थान है ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश में वो कहीं पर टहल रहे थे जहां पर काफी ऊंचाई पे एक चट्टान थी, नीचे गंगा नदी तेज बह रही थी। और उनके मन में विचार आया कि देखो, मैं केरल के रहने वाले थे, केरल से आए थे वहां पे काफी दूर से, किराए के पैसे थे नहीं पास में, ऐसे जीवन का क्या फायदा कि ना तो मैं कुछ कर पा रहा हूं, ना आगे बढ़ पा रहा हूं, ना मेरे पास कोई होप है, उम्मीद है। मेरा एक सपना था कि मैं डिफेंस में जाऊंगा, अपनी बहन के जो गहने गिरवी रखे हैं वो यदि वापस नहीं किए तो उनका हस्बैंड क्या बोलेगा, उनकी बहन को कितनी बातें सुननी पड़ेंगी उस चीज के लिए। बहुत सारे मन में ऐसे विचार आ रहे थे उनको कि भाई क्या होगा मेरा, मैं कैसे मतलब ऐसे जीवन का कोई फायदा नहीं है। मतलब मन में सुसाइडल थॉट आए कि मैं चट्टान से नीचे कूद जाता हूं गंगा नदी में और जीवन खत्म कर देता हूं, तो किसी को जवाब भी नहीं देना पड़ेगा, लाइफ खत्म, ऐसी लाइफ का क्या फायदा। ऐसा सोच के जो सुबह अर्ली मॉर्निंग की बात है, वहां टहल रहे थे, चट्टान के किनारे तक जाएंगे, गंगा नदी को गहराई से देखेंगे कि कितनी गहरी है, के मन में सोचेंगे कि मतलब होता ना सुसाइड के पहले आदमी हिम्मत जुटाता है, तो वो हिम्मत जुटा रहे थे मैं कूद जाऊं टाइप से। इतने में वहां से जो है वो वहां पे चूंकि काफी साधु महात्मा लोग भी रहते हैं, तो एक जो है वो महात्मा वहां से निकल रहे थे, शिवानंद जी महाराज कहते हैं उनको। तो शिवानंद जी महाराज जो है वो निकल रहे थे वहां से, तो उन्होंने देखा उस जमाने में, उन्होंने देखा कि एक लड़का जो है वो बिल्कुल चट्टान के किनारों पर टहल रहा है, किनारे पर जाता है, नीचे झांक के देखता है, वापस लौट आता है। अब उनका अपना पुराना अनुभव उनका कि भाई कि ऐसे करके आदमी कूद जाता है कई बार, तो उन्होंने आवाज दी उसको, ए लड़के इधर आओ। तब ये आ गए, बोले तुम उतने किनारे पे क्यों घूम रहे हो, तुम फिसल जाओगे, चट्टान में नमी होती है, फिसल जाओगे, गिर जाओगे गंगा में। इनकी आंखों से आंसू आ गए, उन्होंने कंधे पे हाथ रखा इनके अब्दुल कलाम के, बोले क्या हुआ बेटा। बोले कि कुछ नहीं महाराज, जिंदगी से मैं ऊब गया हूं। बोले नहीं, तुम एक काम करो, तुम कहां से तुम आए हो। मैं केरल से आया हूं। बोले तुम केरल से आए हो। हाँ। बोले कि तुम तो हमारे जो गुरु हैं जिनको मानते हैं हम, आदि शंकराचार्य, तुम उनके वहां से आए हो, तुम तो हमारे साथ चलना पड़ेगा तुमको, चलो हमारे जो है वो कुटिया में चलो। तो वो अपने साथ में उनके जहाँ आश्रम था वहाँ आश्रम में ले गए, खाना वाना खिलाया उनको और उनसे बोला कि भाई अब तुम बताओ कि समस्या क्या है। तो उन्होंने बताया कि साहब ऐसा ऐसा है और मैं तो मुस्लिम आदमी हूँ, केरल से आया हूँ यहाँ पे और आपने मुझे सहारा दिया। और तो बोले देखो ऐसा है, हम ये सब अंतर नहीं मानते हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं, हमारे लिए पूरा भारत और पूरा हिंदुस्तान एक पूरे समाज के समान है, ठीक है ना, ऐसा मत सोचो तुम। ये बताओ तुम हमको कि तुम सुसाइड करने के सोचे थे। उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं इसलिए। बोले नहीं, तुम सुसाइड मत करो, हम तुमको किराए के वापसी जाने के पैसे देते हैं, ठीक है। तुम अपनी बहन से सच बोलना कि तुमने पूरी कोशिश की, नहीं हुआ, उनके हस्बैंड को तुम जाके खुद बताना कि मैं आपका जो भी हुआ है वो कर दूंगा उसको मैं, आप बहन को कुछ मत बोलिएगा, उसने मेरे के मतलब आप पारिवारिक मैटर है वो समझते होंगे उस चीज को, है ना। तो थोड़ा चार बातें सुनाएंगे लेकिन वो बात शांत हो जाएगी, तुम उसके लिए चिंता मत, अपनी जान मत दो, लूटने के किराए के पैसे मैं दे रहा हूं। बोले नहीं साहब, इससे बड़ी बात यह है कि मैंने तो कुछ अचीव ही नहीं किया, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ।
तो महात्मा शिवानंद जी मन मन मुस्कुराए, बोले थे आपको हमने सुना है कि आप लोग को सब पता होता, भूत भविष्य के बारे में भी जानते हैं, आप तो जान रहे होंगे, आप तो इतने सिद्ध महात्मा हैं, यहाँ पर लोग आपको बड़ा सम्मान करते हैं, आप मेरे बारे में बताओ, एक इंसान के तरह बताओ कि मैं फेल क्यों हो गया। तो शिवानंद जी महाराज ने बोला उनसे कि देख बेटा, ईश्वर जो होता है ना, उसके पास अपनी योजना होती है। तेरे पास तेरी योजना थी, ईश्वर के पास अपनी योजना थी। कई बार हमारी योजनाएं, ईश्वर हमारे दिमाग में कोई बात डालता है, हमारी और उसकी योजनाएं सेम होती कई बार, तो हमको लगता है कि जो हमने चाहा वो मिल गया। लेकिन कई बार तुम्हारी योजना अलग है और उसकी योजना अलग है, तो उसकी योजना हो सकता है तुम्हारी योजना से बहुत बड़ी हो। उसने तुमको विशेष काम के लिए बचा के रखा हो। वो चाहता नहीं कि तुम अभी चले जाओ डिफेंस के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, वो चाहता है कि कुछ अलग काम तुमको मैं सौंपूंगा और वो तुम करना। बोला आप मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हैं। बोले नहीं, हम महात्मा लोग झूठ नहीं बोलते। हम जो कह रहे हैं आपसे कि ईश्वर ने एक निमित्त मात्र बना के तुमको मुझे हमारे सामने लाया है कि ऐसा, इसको रोको, ये कूद ना जाए, इसको समझाओ कि कूद ना जाए। ईश्वर ने ये मुझे आदेश दिया और मैं तुमसे कह रहा हूं तुम विशेष कार्य के लिए बने हो। अब आप उसके बाद जानिए, आप देखो। उसके बाद आज एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो है वो एयरफोर्स पायलट के रूप में याद नहीं रखे जाते हैं। आज भारत की जो ताकत है, जो दम है भारत इंडिया का, कि कोई भी आंखों में आंखें डालने से पहले 3 बार सोचता है कि भैया भारत को हड़काना नहीं है अपने को, के चटक गया तो प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, के मतलब है ना। तो मतलब है ना, तो अपनी दोस्ती भी चटके लोगों के साथ में। देखो आप रूस तो कहने का मतलब ये है कि तो भारत का जो दम है ना, वो दम कहां से आया? वो दम आया है एपीजे अब्दुल कलाम साहब के पास से। ठीक है, सोचो वो आदमी कहां सुसाइड करने का सोच रहे थे और कहां वो भारत के प्रेसिडेंट भी बने वो, और इतना मान सम्मान है उनका। मतलब वो एक लिविंग, मतलब एक हम कहते हैं कि एक लीजेंडरी लाइफ उन्होंने जिया है। तो क्या लगता है आपको कि वो निराशा, जिस निराशा पे एपीजे अब्दुल कलाम साहब यदि कूद गए होते, वो महात्मा जो महर्षि है वहां पे वो आके देखे ना होते उनको, वो और ये कूद गए होते, शिवानंद जी महाराज ना आए होते, ये कूद गए होते, तो क्या भारत को मिसाइल मैन मिल पाता? नहीं। क्या उस समय एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मालूम था कि वो मिसाइल मैन बनेंगे, एक दिन भारत के राष्ट्रपति बनेंगे? कभी सोचा था उन्होंने कि इतना बड़ा महल में जाकर रहेंगे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कोई नहीं सोच पाता। ये ऊपर वाले की योजना होती है, प्लानिंग। ही हैज ए प्लान, हिज ओन प्लान। कब तुम्हें रोकना है, कब तुम्हें आगे बढ़ाना है, उसके अपने प्लान होते हैं। तो कभी है ना, कभी आप किसी को अपने के सामने बहुत बड़ा सफल होते देखो आप, तो डरना मत कभी। उसके लिए भगवान का प्लान वो था तो उसने उसको वहां पहुंचा दिया, ईश्वर ने। तुम्हारा प्लान क्या है, वो तुमको वहां पहुंचा दिया। तुमको कोशिश करते रहना। ये नहीं कि अब तो हम बोल रहे प्लान के, हम तो अब नहीं पढ़ेंगे नीट के लिए। क्यों? गीतन सर ने कहा था कि नीट का प्लान तो भगवान के पास में है ना, निकालना होगा तो निकालेगा, खुद पेपर करके आएगा, खुद काले गोले भर के आएगा, अपन का टेंशन ले। ऐसा नहीं होता। आपको अपना काम करते रहना। वो आपके दिमाग के अंदर इनपुट दे रहे होंगे कि तुम्हें जाना कहाँ है। जैसे सिग्नल जो होता है ना, कभी आप ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हो आप, तो रेड होता है, येलो होता है, ग्रीन है तो चल जाओ आगे। राइट मुड़ना तो राइट मुड़ने का सिग्नल का एरो बनाओ कि यहाँ राइट ही जाना तुमको यहाँ से। तो क्या होता, चलना लेकिन तुमने पड़ता है ना। ईश्वर तुमको दिशा ही दिखाएगा, प्लान पे चलना तुम्हें पड़ेगा। अब्दुल कलाम साहब बैठ नहीं गए थे, उन्होंने कोशिश करते रहे, कुछ करते रहे, और लेकिन फाइनल परिणति में जो ईश्वर ने जो चाहिए था वो वहां पहुंचा दिया। तो ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करने की कोशिश करते हैं। इसलिए घबराओ मत, हार मत मानो, घबराओ मत, पूरी हिम्मत रखो कि कोई बड़ा प्रारब्ध तुम्हारे लिए। 3 अटेम्प्ट दिए पर प्रॉब्लम हो रही है, हमको नहीं हो पा रहा हमारा। हो सकता है चौथे अटेम्प्ट में तुम टॉप करने वाले हो सकता है कि तुम्हें कोई सा कॉलेज मिलने वाला है, लाइफ बदल जाएगी, कुछ भी हो सकता है यार। पर क्या कोशिश करना बंद कर दे? कोशिश करना बंद नहीं करना, समझ गए ना? ठीक है, तो चलिए आज का संडे का टेक अवे यही है कि कभी भी कुछ भी हो जाए, हिम्मत नहीं हारना है, ये भरोसा रखना है कि ईश्वर के पास, अल्लाह के पास, गॉड के पास, वाहिगुरु के पास कोई प्लान है तुम्हारे लिए। ही हैज ए प्लान। विदाउट प्लान नहीं है वो आदमी, ठीक है, वो है प्लान उनके पास, और वो तुम्हारे लिए काम करेगा, पर तुम्हें काम करते जाना है। ठीक है, चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।